तो आप सबका फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो में और आप सबका सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वीडियो में मैं तरीके बताने वाला हूँ, ये सारा पुराना ही तरीका है। तो अगर आपने पुराना वीडियो देख रखा है, तो शायद ये वीडियो आपको देखने का ज़रूरत नहीं है। मैं ये इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। बट आप नए यूज़र हैं, कुछ लोगों ने कमेंट किया प्लीज़ यार एक वीडियो बनाओ, तो बस इसीलिए मैं सारा एक ही वीडियो में कंपाइल करके आपको दे रहा हूँ ताकि आपको तरह-तरह का वीडियो नहीं देखना पड़े। तो सबसे पहला केस हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है जिनका अकाउंट ब्लॉक हुआ है। तो उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने भाई को सपोर्ट करना और सपोर्ट करते रहना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिनका भी अकाउंट ब्लॉक है, मतलब ब्लॉक है, आपका ट्रांज़ैक्शन लेन-देन नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना है, देखो डिस्क्रिप्शन में आपको 4 नंबर मिलेंगे, उस 4 नंबर को अपने मोबाइल में सेव करना है और उसमें ट्राई करना। अब थोड़ा बार ट्राई करोगे तो नहीं होगा, कम से कम 1 दिन में 1000 बार ट्राई करना है, तब उसको मैं बोलूँगा कि आपने ट्राई किया है। और उसका एक और बेनिफिट है कि आपको कैसे ट्राई करना है ईज़िली वे में करने के लिए। देखिए अगर आपके घर में 4-5 फैमिली है, तो उन चारों पाँचों फैमिली को वो नंबर शेयर करना है और वो चारों पाँचों फैमिली से लगातार नंबर को ट्राई करने बोलना है। 1 डेढ़ घंटे लगातार ट्राई करोगे, कभी-कभी 1 बार में लग जाता है, कभी-कभी 10 बार में लगता है, कभी-कभी 100 बार में भी नहीं लगता है। तो अगर चारों पाँचों फैमिली से आप ट्राई करोगे, तो डेफ़िनेटली किसी न किसी से लग जाएगा। मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उसको 100% फ़ॉलो करोगे तो शायद आपको बेनिफिट जल्दी होगा और नहीं तो अभी टाइम सबको लग रहा है, आपको भी टाइम लगेगा। तो चारों पाँचों फैमिली से लगवाना और जिसके भी मोबाइल से लग जाए, उसमें सिंपली बात करना, अपना आप रजिस्टर्ड नंबर बताना और उनको बोलना प्लीज़ यार सेंड मी द केवाईसी लिंक। वो केवाईसी लिंक आपको इंस्टेंटली 2 मिनट में या 5 मिनट के अंदर भेज देते हैं। उसके बाद जैसे लिंक आए, आपको तुरंत केवाईसी कर लेना है। अब केवाईसी के लिए आपको क्या-क्या चाहिए? तो केवाईसी के लिए आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए और पैन कार्ड के पीछे में आपका जो लोगो होलोग्राम रहता है वो होना चाहिए। साथ में एक व्हाइट पेन पेपर होना चाहिए, पेपर व्हाइट होना चाहिए, पेन ब्लैक होना चाहिए या ब्लू होना चाहिए। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड में कोई भी चेंजेज़ ना हुआ हो। अगर हुआ होगा तो आपका अकाउंट केवाईसी जो है रिजेक्ट हो जाएगा। इससे पहले आपको पहले अपने अकाउंट में जो भी चेंजेज़ है उसको अपडेट करवाना पड़ेगा और मेल करना पड़ेगा। बहुत लोगों को क्या है ना, एड्रेस चेंज हो जाता है और मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है और कुछ भी मतलब डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेंज हो जाता है, जिसके कारण भी उनका केवाईसी रिजेक्ट हो रहा है। तो 3-4 मेजर रीज़न्स हैं जिनके कारण केवाईसी रिजेक्ट होता है। मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ सारा चीज़। पहला, आपका डेट ऑफ बर्थ अगर पहले से चेंज हुआ है तो आपका केवाईसी रिजेक्ट हो सकता है। आपका नाम में कुछ चेंजेज़ हुआ है तो आपका केवाईसी रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड में दोनों में अगर डिटेल में थोड़ा-सा भी मिसमैच है लाइक नाम और डेट ऑफ बर्थ में, तो भी आपका केवाईसी रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपके पैन कार्ड में होलोग्राम नहीं है तो भी आपका केवाईसी रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपका पैन कार्ड में बचपन वाला फ़ोटो है तो भी आपका केवाईसी रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपका पैन कार्ड का फ़ोटो सही से नहीं दिख रहा है तो उस केस में भी केवाईसी रिजेक्ट हो सकता है। तो इतने चीज़ों को आप वेरीफ़ाई कर लें, ये चीज़ें एकदम सही रहना चाहिए और किसी तरह का कोई भी करेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो पहले आपको कस्टमर केयर को मेल करना है, पहले उन चीज़ों को अपडेट कराना है, उसके बाद ही आपको अपना केवाईसी करवाना है। चलिए, मान के चलिए जिनका अकाउंट ब्लॉक था, उनका वीडियो केवाईसी से अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। जो प्रोसेस मैंने बताया वो प्रोसेस को अपनाना है, जो तरीके मैंने बताया उनको ध्यान में रख के अपनाना है। अब बात करते हैं जिनका अकाउंट डेबिट फ्रीज़ है, मतलब जिनका अकाउंट में पैसा तो घुस रहा है बट पैसा नहीं निकल रहा। अब देखो डेबिट फ्रीज़ में 2 केस आते हैं। पहला, जिनका नॉर्मली फ्रीज़ हुआ मतलब किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, और एक वो यूज़र्स हैं जिनका अकाउंट में किसी तरह का साइबर केस चल रहा है। अब देखो साइबर केस किनके वाला में चल रहा है ये मैं बाद में बताऊँगा। पहले जिनका नॉर्मली फ्रीज़ हुआ है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं वो चीज़ बताता हूँ। तो जिनका नॉर्मली फ्रीज़ हुआ है उनको क्या करना है ना, अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड ऐसे पकड़ के रखना है फेस के सामने में और एक फ़ोटो क्लिक करना है। पहला तो फ्रंट वाला, दूसरा फिर से बैक वाला। 2 फ़ोटो ऐसे हो जाएगा। उसके बाद साथ में आपके घर का जो बिजली बिल होगा उसको, फिर उसके साथ-साथ आपका जो अल्टरनेट बैंक पासबुक होगा उसको, और उसी के साथ-साथ एक चीज़ और क्या था जो मैं भूल रहा हूँ शायद। पहला तो 2 आधार कार्ड का पेपर हो गया, और हाँ, आप क्या काम करते हैं? लाइक अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका स्टूडेंट का आईडी कार्ड, आप किसी तरह का कोई जॉब करते हैं उसमें अगर कोई पेपर मिला होगा तो वो पेपर। ये 5 चीज़ें, पहला तो आधार कार्ड को ऐसे पकड़ के खिंचाना है जिसमें फ्रंट और बैक, एक बार फ्रंट खिंचाना है, एक बार बैक, 2 फ़ोटो हो गया ये। उसके बाद आपका बिजली बिल तीसरा हो गया, आपका अल्टरनेट बैंक पासबुक चौथा हो गया, और जो आपका एक है कि आप क्या काम करते हो, लाइक स्टूडेंट हो तो कॉलेज आईडी कार्ड, और किसी तरह का कोई काम करते हो तो उसका आईडी कार्ड, और अगर आपके पास किसी तरह का ना हो तो आप आधार उद्योग में रजिस्टर करा के उसका भी पेपर भेज सकते हो। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करना है, ठीक है? और जिनका ब्लॉक है मतलब जिनका, ठीक है, पहले मैंने नॉर्मल वाला बात कर लेता हूँ। तो जिनका भी है वो चीज़ सेंड करना है। अब किसमें सेंड करना है? तो भाई आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा बैंक में, उसी से आपको सेंड करना है। और किस मेल आईडी में शेयर करना है? तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको 3 मेल आईडीज़ मिलेंगे, वो तीनों में शेयर करना है और हर दूसरे दिन शेयर करना है, ठीक है? हर दूसरे दिन इस मेल को रिपीट करते रहना है, अपना डॉक्यूमेंट्स को फिर से शेयर करते रहना है। अब देखो,
मैं यहाँ मेल कैसे करना है वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आपको मेल करने आता है, डॉक्यूमेंट्स बनाना आता है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताया डायरेक्टली आप कैमरा से खींच के भी अपलोड कर सकते हैं। ये चीज़ें हो गए। उसके बाद अब देखो क्या होता है ना, बहुत कोई बोलते हैं मैंने बहुत बार मेल किया नहीं हो रहा है। तो देखो भाई, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि डेबिट फ्रीज वालों को ही परेशानी ज़्यादा हो रहा है। तो थोड़ा टाइम आपको लगेगा। आपको हर दूसरे तीसरे दिन मेल करते रहना है जब तक आपका अकाउंट अनफ्रीज ना हो जाए। अब देखो अनफ्रीज होने में ना 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला, आप जब मेल भेजते हो ना तो आपको एक रिप्लाई में मेल आता है कि वी हैव सेंड योर डॉक्यूमेंट्स या वी हैव फॉरवर्डेड योर कैश टू द कंसर्न डिपार्टमेंट। अगर ये मेल आ जाता है तो आप खुश हो जाइए कि आपका अकाउंट बहुत जल्दी एक्टिव हो जाएगा। दूसरा बात, अगर आपको ये मेल आता है कि वी विल कंप्लीट अ टेलीफोनिक वेरिफिकेशन फॉर योर अकाउंट, तो भी खुश हो जाइए कि बहुत जल्द आपको एक कॉल आएगा। उसमें कुछ डिटेल्स को वेरीफाई किया जाएगा, लाइक आपने कौन सा ट्रांजेक्शन किया है, क्यों किया, थोड़ा बहुत कुछ सवाल होते हैं, ये चीज़ होंगे। और ये सारी चीज़ें होने के बाद 7 दिन के अंदर में आपका अकाउंट, 8 दिन के अंदर में अकाउंट एक्टिव हो जाता है। क्या किसी का ऐसा हुआ? तो हाँ, बहुतों का ऐसा हुआ। एक फीमेल थी जिन्होंने मुझसे बात की थी और उनका पिछले दिसंबर से बंद था उनका। हम लोग का तो जनवरी से बंद हुआ, उनका दिसंबर से बंद हुआ और फाइनली उनका फरवरी में शायद 10, 12 या 15 तारीख को एक्टिव हो गया और खुश हो गए। तो इस प्रकार से एक्टिव होता है। अब तीसरा केस आता है जिनका डेबिट फ्रीज तो है बट उनका कोई साइबर का केस चल रहा है। तो उस केस में क्या है? तो देखो, जिनका भी साइबर का केस चल रहा है ना, आपको भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है कि डॉक्यूमेंट्स भेजना है। दूसरा चीज़ आपको क्या करना है, आरबीआई में कंप्लेन भी करना है। क्यों करना है मैं बताता हूँ, क्योंकि जिनका भी साइबर के द्वारा फ्रीज किया गया है, उनको क्या है ना, एनओसी पेपर लेना पड़ेगा साइबर सेल के द्वारा। अब प्रॉब्लम ये होता है कि आप साइबर सेल के पास जाना पड़ेगा तभी देंगे, या फिर आप एक चीज़ और कर सकते हो कि जो साइबर सिक्योरिटी सेल वाला नंबर है 1980 शायद यही है या कोई और नंबर होगा, तो आप साइबर सेल का नंबर सर्च कर लेना या मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो 1980 ही है शायद, तो उसमें कॉल करना है और आपका जो रेफरेंस नंबर बैंक के द्वारा आपको शेयर किया जाएगा मेल में कि आपका यहाँ से कंप्लेन है, ये मतलब साइबर सेल से आपका केस चल रहा है जिसके कारण आपका अकाउंट फ्रीज है, तो वो एक नंबर शेयर करेंगे रेफरेंस नंबर। उस रेफरेंस नंबर को आपको शेयर करना है उनके साथ और बोलना कि क्या इश्यू है, प्लीज़ इसमें हमको एनओसी पेपर प्रोवाइड करवाइए, तो भी वो आपका हेल्प कर सकते हैं। ये नया चीज़ मैंने ऐड किया कि आप साइबर सेल वालों को, मतलब डायरेक्टली जिस साइबर सेल के बारे में बात हुआ उसको नहीं, डायरेक्टली साइबर पुलिस का जो हम लोग का नंबर मिलता है सरकार के द्वारा, उसी में डायल करना और उन्हीं से बात करना और उनको बोलना ऐसे-ऐसे बात है, मेरे अकाउंट को डेबिट फ्रीज किया गया है और ये लोग बोल रहे हैं एनओसी चाहिए, प्लीज़ इस केस को चेक कीजिए और मुझे एनओसी प्राप्त कीजिए। तो मे बी वो आपका हेल्प, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, तो बट मैं ये एक उम्मीद के तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो मैं 100% इसमें सैटिस्फाइड नहीं हूँ कि होगा या नहीं होगा, बट ये 50-50 विन-विन सिचुएशन है, मे बी हो सकता है, मे बी नहीं हो सकता है। तो ये तरीका अपना सकते हो। दूसरा, आप आरबीआई को मेल करो, मे बी आरबीआई आपकी हेल्प करे और उस जो साइबर सेल से ये चीज़ हुआ वो खुद तहकीकात करे और उनसे पूछे कि क्या बात है, इस अकाउंट को क्यों फ्रीज़ किया गया? तो मे बी वो आरबीआई को रिप्लाई दे दे, एनओसी दे दे और आपका अकाउंट जल्दी अनफ्रीज़ हो सकता है। अब आरबीआई को कैसे कंप्लेन करना है उसके लिए भी वीडियो चैनल में है, सॉरी हाँ, वीडियो चैनल में है। दूसरा बात, आरबीआई भी तुरंत रिप्लाई नहीं करती है, तो उसमें भी टाइम लगता है। तीसरा चीज़, अब एक चीज़ और ध्यान रखना जिनका भी देखो जनरली जो ये साइबर सेल वाला प्रॉब्लम आता है ना, वो किनको-किनको आया होगा, मैं उनके बारे में थोड़ा-सा बता देता हूँ। तो जो भी लोग किसी तरह का कोई गैम्बलिंग ऐप से मतलब पैसा का अर्न करने का कोशिश कर रहे होंगे, किसी तरह का बैटिंग ऐप में का मतलब खेल रहे होंगे या किसी तरह का गेम खेल रहे होंगे। देखो, जनरली जो भी प्लेटफ़ॉर्म है, जिसमें गैम्बलिंग बोलो या बैटिंग बोलो या किसी तरह का कोई प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें आप खेल रहे हो या फिर अपना पैसा लगा रहे हो, उसमें अगर आप जब पैसा डिपॉज़िट करते हो, उस टाइम आपको अलग यूपीआई आईडी, अलग नाम आता है। जब आप विथड्रॉल करते हो, उस टाइम भी आपके मोबाइल नंबर में अलग यूपीआई आईडी या अलग नाम से अगर पैसे आते हैं, मतलब डालने टाइम भी अलग यूपीआई आईडी और अलग नाम और आने टाइम भी अलग यूपीआई आईडी और नाम, तो समझ जाना इस केस में आपका अकाउंट का डेबिट फ्रीज़ होना होना ही है। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब ऐसा होता है तो वो किसी दूसरे से पैसा भिजवाते हैं। मेबी जो पर्सन ने आपको पैसा भेज रहा है, तो वो कोई फ्रॉड का पैसा आपको भेजेंगे जिस केस में आपका अकाउंट डेबिट फ्रीज़ हो सकता है। क्योंकि ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग का चांसेस ज़्यादा रहता है, ऐसे में फ्रॉड का भी चांसेस ज़्यादा रहता है। सपोज़ दैट अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो हमेशा आपका पैसा जो कटेगा और आपके अकाउंट से और वहाँ पे जाएगा, उसका जो नाम लिखेगा वो और जो आपका पैसा सेटलमेंट होके आएगा वो दोनों नाम सेम होना चाहिए। उसका जो पेमेंट एड्रेस है वो भी सेम होना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में आपका डेबिट फ्रीज होने का चांसेस है और मे बी आपको साइबर पुलिस वाला प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखें और जितना चीज़ें मैंने बताया उसको ट्राई करें। और देखिए, मैं उम्मीद नहीं दूँगा कि आपका अकाउंट 100% एक्टिव हो जाएगा, बट आप एक उम्मीद लगा के ट्राई करते हो कि भाई ट्राई करता हूँ मैं, हो जाएगा मेरा, तो आपका डेफ़िनेटली होगा। बहुतों का हुआ है, बहुत लोग वीडियो में भी कमेंट किए हैं कि आपके वजह से हमारा अकाउंट एक्टिव हो गया है। तो
आप भी ट्राई करना, आपका भी होगा भाई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द सबका अकाउंट एक्टिव हो जाए और सब लेन-देन कर पाओ। और क्या अकाउंट एक्टिव हो जाने के बाद हमें इस अकाउंट को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर बंद कर देना चाहिए? तो देखिए, ये पूरी आप पे डिपेंड करता है। मैं इस अकाउंट को रखूँगा, बट हाँ, आपको अगर नहीं लगता है तो नहीं रखना, और मन करता है तो रखना। दोनों में कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये केवाईसी का इश्यू है और कुछ बैंक्स का भी प्रॉब्लम है, बैंक ने भी कुछ गड़बड़ी किया है यहाँ पे। और एक चीज़, अगर कोई मुझसे पूछा है कि क्या इसमें कितना पैसा रहना चाहिए? तो देखो, जितने भी यूज़र्स हैं, उनको मैं यही बोलूँगा कि कभी भी आप पेमेंट्स बैंक में ज़्यादा पैसा ना रखो। कभी भी इस इन जो बैंकों होते हैं, ये बैंक, पेमेंट्स बैंक या कोई भी छोटे या स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, या जिनको आप डिजिटली खुलवाए हो या जिनका ब्रांच आपके आमने-सामने में नहीं है, तो उन बैंकों में कभी भी मोटा अमाउंट यानी ज़्यादा अमाउंट बिल्कुल भी मत रखना। आप अपने घर के नियरेस्ट बैंक में अकाउंट ओपन करवा लो, उसमें फ़ोनपे वगैरह चालू करा लो और उसमें आप ज़्यादा पैसा रखना। बट इन अकाउंट में ज़्यादा पैसा बिल्कुल मत रखना, क्योंकि इनमें लिमिटेशंस बहुत रहते हैं। विथड्रॉल में भी लिमिटेशंस है, क्रेडिट में भी लिमिटेशंस है। सपोज़ दैट अगर आपने एनएसडीएल पेमेंट बैंक में 5 लाख रुपए डिपॉज़िट करके रखे, तो उस पैसे को निकालने में आपको कम से कम 2 महीने या 3 महीने का टाइम लगेगा, तभी वो पैसे आप निकाल पाओगे। तो डालने टाइम तो आप इज़िली डाल देते हो, लेकिन निकालने टाइम आपको परेशानी हो जाएगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी इन अकाउंट में ज़्यादा पैसा मत रखना। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुकी है, अब वीडियो को मैं यहीं बंद करता हूँ, मतलब खत्म करता हूँ, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ यार कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगे, और आपको किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए, प्लीज़ कमेंट में बताना, ताकि आपके इंटरेस्ट पे मैं वीडियो बना सकूँ आपके लिए। और चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आप चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने भाई को सपोर्ट करना, और चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।